नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। कोरोना के घटते मामलों के बीच भारत में एक नए वेरिएंट जो है वो दस्तक दे चुका है, जिसका नाम है BA.4। महाराष्ट्र में पहली बार ओमिक्रॉन का ये जो सब वेरिएंट है BA.4 और BA.5 के केस जो हैं वो सामने आए हैं। इससे पहले इस वेरिएंट के केस तेलंगाना और तमिलनाडु में भी मिल चुके हैं। इन दोनों वेरिएंट से पीड़ित ज्यादा गंभीर हालत में नहीं पहुंचते, लेकिन दूसरे देशों से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, अगर उन पर नजर डालें तो इनकी संक्रमण दर काफी तेज रही है। भारत से पहले ब्रिटेन, अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों में भी ये इसके वेरिएंट्स मिल चुके हैं। कुछ देशों में कोरोना की 5वीं लहर के लिए इन दोनों सब वेरिएंट्स को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा। महाराष्ट्र में पहली बार BA.4 और BA.5 वेरिएंट से संक्रमित मरीज सामने आए हैं। जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जानकारी मिली है उसमें यह पता चल पाया है कि BA.4 वेरिएंट से संक्रमित 4 मरीज और BA.5 वेरिएंट से संक्रमित 3 मरीज मिले हैं। ये जो सभी 7 मरीज हैं ये पुणे शहर में मिले हैं और 4 मई से 18 मई 2022 के बीच के ये मरीज हैं। इनमें से 4 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं। 4 की उम्र 50 साल से ऊपर है, 2 की उम्र 20 से 40 साल के बीच की है और 1 की उम्र 10 साल से कम की है। इनमें से 2 जो मरीज हैं वो दक्षिण अफ्रीका और बेल्जियम की यात्रा का उनका इतिहास रहा है, जबकि 3 ने भारत के ही केरल और कर्नाटक की यात्रा की है। तो 2 मरीज ऐसे हैं जिनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। एक अच्छी बात यह है कि इनका जो इलाज है वो घर पर ही हो गया, होम क्वारंटीन में, और कोविड के हल्के लक्षण थे लेकिन किसी को भी अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो BA.4 और BA.5 वेरिएंट है, दरअसल इसे जिम्मेदार बताया जा रहा है दक्षिण अफ्रीका में फिलहाल जो कोविड का 5वां लहर चल रहा है वहाँ पर, उसके लिए इन्हीं वेरिएंट को जिम्मेदार बताया जा रहा है और इसे अब वेरिएंट ऑफ कंसर्न के तौर पर देखा गया है। हालांकि इसके भारत में इतने ज़रूर मरीज़ नहीं मिले हैं, लेकिन जिस तरह से अब महाराष्ट्र में इसके मरीज़ मिले हैं उसके बाद राज्य सरकार इसे लेकर क्या कुछ करती है ये देखना अहम होगा। अच्छी बात यह है कि सभी सुरक्षित हैं और हल्के कोविड के लक्षण होने के बावजूद किसी को अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन महाराष्ट्र में भी अब BA.4 और BA.5 वेरिएंट के मरीज़ मिले हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और इसीलिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, सरदार पटेल की जो शिक्षा है उसका पालन करते हुए उन्होंने देश की सेवा करने की ईमानदार कोशिश की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दौरान एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी का सिर झुका हो। प्रधानमंत्री ने राजकोट में एक अस्पताल का और गांधीनगर में नैनो यूरिया फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 7-8 साल पहले यूरिया खेत में जाने के बजाय काला बाजारी का शिकार हो जाता था और किसान भाई जरूरत के लिए लाठियां खाने को मजबूर थे। उन्होंने कहा कि केंद्र में हमारी सरकार के 8 साल पूरे हुए और ये राष्ट्र सेवा के 8 साल है। इस दौरान देश के विकास को नई गति मिली है। प्रधानमंत्री ने इन सब के अलावा वंशवाद की राजनीति को लेकर भी निशाना साधा। ये आप ही के संस्कार है, इस मिट्टी के संस्कार है। पूज्य बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पवित्र धरती के संस्कार है कि 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। हमारी सरकार मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को सैचुरेशन तक, 100% तक पहुंचाने में जी जान से जुटी हुई है। राज्य सरकारों को भी हम लगातार इस काम के लिए प्रेरित कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। हमारा ये प्रयास देश के गरीब को, देश के मध्यम वर्ग को सशक्त करेगा, उनका जीवन और आसान बनाएगा। उधर राज्यसभा के लिए आम आदमी पार्टी ने पंजाब से 2 उम्मीदवार तय कर लिए हैं। ये उम्मीदवार हैं संत बलबीर सिंह सीचेवाल और विक्रमजीत सिंह साहनी। संत बलबीर सिंह सीचेवाल नदियों में प्रदूषण रोकने के लिए जाने जाते हैं और विक्रमजीत सिंह साहनी अपने सामाजिक कार्यों के लिए मशहूर हैं। दरअसल कांग्रेस नेता अंबिका सोनी और अकाली दल के नेता बलविंदर सिंह भूंदड़ का राज्यसभा कार्यकाल 4 जुलाई 2022 को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद इन दोनों जो उम्मीदवारों के लिए सीट खाली हुई थी उसमें आम आदमी पार्टी ने इन दोनों को आगे किया है।
तमाम सियासी दलों के भीतर आपस में उठापटक जो है वो चल रही है। राज्यसभा को लेकर 10 जून को वोटिंग होनी है और अब माना जा रहा है कि इस चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी का दबदबा राज्यसभा में थोड़ा और बढ़ जाएगा। और उधर कांग्रेस की ओर से राज्यसभा के संभावित उम्मीदवार जो हैं उनके नाम भी सामने आए हैं, जिसमें गुलाम नबी आजाद, जयराम रमेश, अजय माकन और पी चिदम्बरम और मुकुल वासनिक के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी इन पर मुहर नहीं लगी है। हो सकता है कि कोई इसमें रद्दबदल हो और उसके बाद नाम बदले भी जा सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको भी दी जाएगी। उधर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी राज्यसभा के लिए समाजवादी पार्टी की तीसरी लिस्ट के संयुक्त उम्मीदवार हैं। जयंत चौधरी आरएलडी के सिंबल पर समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के लिए 30 मई को पर्चा दाखिल करेंगे। एनडीटीवी से खास बातचीत में जयंत चौधरी ने कहा कि वो अखिलेश यादव के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने मुझे राज्यसभा भेजकर बड़ा दिल दिखाया है, लेकिन जयंत चौधरी ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी राज्यसभा जाने की जिद नहीं की थी। जयंत, बहुत बहुत मुबारकबाद। अब राज्यसभा जा रहे हैं 2014 के बाद, अब रिप्रेजेंटेशन होगा राष्ट्रीय लोकदल का, क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत बड़ा सम्मान मुझे दिया गया है, एक अवसर प्रदान किया है और अखिलेश जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाकर, क्योंकि हमारी वो संख्या नहीं बन पाई जो हम चाहते थे। लखनऊ में सारी सरकार बनाना चाहते थे, पुरजोर कोशिश की हमारे कार्यकर्ताओं ने भी और उनके कार्यकर्ताओं ने पूरा जी जान लगा के मेहनत की। नतीजे उस तरह से नहीं आ पाए, लेकिन उसके बाद अब राज्यसभा में एक प्रतिनिधि के तौर पर जो मेरा चुनाव हुआ है, ये एक बहुत बड़ा अवसर मेरे लिए है। हमने कोई एक राज्यसभा सीट के लिए समझौता नहीं किया था, इसलिए किया था कि हम दोनों में एक आपस पे एक विश्वास है और वो विश्वास कायम रहेगा। तो बड़ा अवसर है, लेकिन ऐसा नहीं कोई कि यही इशू था कि मैंने जिद पकड़ी हुई थी या ये कहीं हमारे बीच अड़चन बन रहा था, ऐसा नहीं। कब आप जा रहे हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए? 30 तारीख की सुबह, क्योंकि 29 तारीख को दिल्ली में कार्यक्रम है। कल चौधरी चरण सिंह जी की 35वीं पुण्यतिथि है। सुबह हवन होगा और उसके बाद सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन विज्ञान भवन पे हो रहा है। तो ये कार्यक्रम करने के बाद ही मैं लखनऊ जाऊंगा 30 तारीख को सुबह। बहुत लोग ये कह रहे थे जब राज्यसभा चुनाव की बात आ रही थी, और कुछ लोगों ने एडवाइस भी किया होगा अखिलेश जी को, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जयंत जी चले जाएंगे, आप उनको राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे भेजोगे राज्यसभा। अब राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे ही जा रहे हैं, सब आपको समर्थन कर रही है, तो जयंत जी फिर चले जाएंगे बीजेपी के साथ। क्यों ये बार बार विधानसभा चुनाव से पहले के जयंत जी बीजेपी के साथ चले जाएंगे, राज्यसभा के समय भी जयंत जी बीजेपी के साथ चले जाएंगे, क्यों ये चर्चा शुरू हो जाती है? ये लोग अपना तड़का लगाते हैं, अपना हिसाब बैठाते हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते, और मैं जिस वैचारिक दृष्टिकोण को लेकर राजनीति में सक्रिय रहा हूँ, पिछले इतने सालों से हम लोग विपक्ष में आए, कोई आफत नहीं आई, लगातार उसी रास्ते पे हम चलते आए। तो जो मुझे अच्छी तरह जानते हैं वो इस तरह के सवाल नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद की विशाल सभा हुई। उस सभा के दौरान और उसके बाद मौलाना महमूद बोलते हुए भावुक हो गए। मदनी ने कहा कि मुसलमानों का चलना तक मुश्किल हो गया है। मौलाना मदनी ने यह भी कहा कि हमें हमारे ही देश में अजनबी बना दिया गया। ऐसे में मुल्क के हालात और सरकारों की खामोशी अफसोसजनक है। जो इस देश की चिंता करने वाले लोग हैं, उन्हें इसे संभालना होगा और मुल्क में ये जो बांटने वाला माहौल है उसे खत्म करना होगा। महमूद मदनी ने आगे कहा कि जरूरत पड़ी तो हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। हम लोग ऐसे मुश्किल हालात में हैं। आज हम यहाँ मौजूद हैं, दुखों को सह लेंगे, लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। लेकिन मायूसी की कोई जरूरत नहीं है, कोई मौका नहीं है मायूसी। हाँ, मुश्किल को झेलने के लिए हौसला चाहिए, ताकत चाहिए। और हम कमजोर लोग हैं, और कमजोरी का यह मतलब नहीं है कि कोई मुदाहनत इख्तियार कर लेगा।
इंडिगो एयरलाइंस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल इंडिगो ने मई में एक विकलांग बच्चे को फ्लाइट में बैठने से रोक दिया था। इंडिगो ने तब ये कहा था कि बच्चा बहुत घबराया हुआ था और इसके बाद डीजीसीए ने इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। डीजीसीए ने कहा कि इंडिगो का ग्राउंड स्टाफ विकलांग बच्चे को संभाल नहीं पाया, बच्चे को फ्लाइट पर चढ़ने से रोककर स्थिति को और संवेदनशील और मुश्किल बना दिया। एनडीटीवी की पत्रकारिता को एक बार फिर सम्मानित किया गया है। एनडीटीवी 24/7 को भारत के सबसे भरोसेमंद अंग्रेजी चैनल का सम्मान मिला है। हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन अंग्रेजी के सबसे भरोसेमंद न्यूज एंकर से सम्मानित किए गए हैं और एनडीटीवी ग्रुप की प्रेसिडेंट सुपर्णा सिंह को भारत की सबसे भरोसेमंद लीडर का सम्मान दिया गया है। 2022 के लिए ये पुरस्कार WCRC नामक संगठन की तरफ से दिए गए हैं, जो विभिन्न देशों में ब्रांड्स का मूल्यांकन करते हैं। NDTV 24/7 is home to some of the country's best television journalists and producers. Together they prove every day that nothing matters more to them. Mr. Srinivasan Jain is an Indian journalist working for NDTV 24/7. He is currently the channel's group editor. Ms. Suparna Singh, President NDTV Group. She is part of a team of 1,000 outstanding television and online journalists. As president of the NDTV Group, she has led the company's financial turnaround and strengthened its brand equity among viewers, advertisers and business partners. She is the first woman in India to head a large and reputed television and digital news brand. Wow. Wonderful to have you. Thank you so much.